आज हम नेपाल की एक ऐसी राजनीतिक क्रांति की कहानी में उतरेंगे जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। ये सिर्फ एक रैपर के प्रधानमंत्री बनने की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरी की पूरी पीढ़ी के सत्ता में आने की कहानी है जिसे हमेशा से, आप जानते हैं, अनुभवहीन समझा जाता था। तो चलिए इस बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। क्या होता है जब देश की बागडोर उन नौजवानों के हाथ में आ जाती है जिन्हें अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला और थोड़ा नासमझ माना जाता है। अब ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी रॉक स्टार का कॉन्सर्ट नहीं है। काले चश्मे और इस जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुए शख्स को देखिए। ये हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री और ये शपथ ग्रहण समारोह उनका है। यही वो चेहरा है जो इस पूरी क्रांति का सेंटर है। मिलिए बालिन शाह से। 35 साल के एक रैपर, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर जो अब सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं। मतलब इनका बायोडेटा किसी पारंपरिक राजनेता से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बालिन शाह का आना ये कोई रातों रात हुआ करिश्मा नहीं है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये दशकों की राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के अंदर भरे हुए गुस्से का नतीजा था। 1990 में लोकतंत्र तो आया, लेकिन नेपाल ने अस्थिरता का एक बहुत लंबा दौर देखा। 2008 में राजशाही खत्म हो गई, फिर भी वही पुराने चेहरे ओली, देउबा, प्रचंड सत्ता का खेल खेल के रहे और देश भ्रष्टाचार और अस्थिरता के जाल में फंसा का फंसा ही रहा। और इस पूरे राजनीतिक खेल की सबसे भारी कीमत किसने चुकाई? नेपाल की जनता ने। ये नंबर देखिए, 10,700। ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन नेपाली युवाओं और कामगारों की अंदाजन संख्या है जो हर एक दिन एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, हर दिन। और इसका इकोनॉमी पर क्या असर हुआ, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। सोचकर देखिए, देश की लगभग 30% अर्थव्यवस्था विदेशों में काम कर रहे नागरिकों द्वारा भेजे गए पैसे यानी रेमिटेंस पर टिकी है। ये एक ऐसा ब्रेन ड्रेन था जिसने देश की नींव को ही धीरे धीरे खोखला कर दिया था। तो फिर इस पूरी क्रांति की चिंगारी क्या बनी? एक सरकारी फैसला। 2025 में सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, जिसमें फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। और बस इस एक फैसले ने जैसे पूरे देश में विरोध की आग लगा दी। जेन जी पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें कई जानें भी गईं। लेकिन कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब सेना ने अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। इस एक इनकार ने उस वक्त के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 2026 में जो चुनाव हुए, उसमें जनता ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास बन गया। बेलन शाह की पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी ने 275 में से 182 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। ये 1959 के बाद नेपाल में किसी भी एक पार्टी को मिला सबसे बड़ा जनादेश था। ये कोई चुनावी लहर नहीं थी, ये एक सुनामी थी। और ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं थी, ये पूरी की पूरी पीढ़ी का सत्ता में आना था। इस नई कैबिनेट को देखिए, ये दक्षिण एशिया की सबसे युवा कैबिनेट है। 14 में से 10 मंत्री 40 साल से कम उम्र के हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। फिनेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया से पढ़े एक अर्थशास्त्री हैं, तो होम मिनिस्टर एक पूर्व डीजे और 2025 के विरोध प्रदर्शनों के एक प्रमुख नेता। ये राजनीति में एक जनरेशनल शिफ्ट है। और इस नई पीढ़ी ने आते ही काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। देखिए कैसे पुराने वीआईपी काफले जो आम जनता के लिए सड़कें ब्लॉक कर देते थे, अब वो सब खत्म। अधिकारियों के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा और 1990 के बाद के सभी बड़े घोटालों की फाइलें फिर से खोल दी गई हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है, अब सब कुछ बदलेगा। लेकिन जवाबदेही का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उदाहरण तो 28 मार्च 2026 को सुबह 5 बजे देखने को मिला, जब पूरा देश सो रहा था। नए गृह मंत्री सुदिन गुरुङ ने ये घोषणा करते हुए कहा, वादा वादा होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और इसके साथ ही नेपाल के इतिहास में पहली बार एक पूर्व प्रधानमंत्री को 2025 के विरोध प्रदर्शनों में हुई मौतों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक जबरदस्त संदेश था कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जवाबदेही के साथ साथ सरकार ने डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस के लिए भी तेजी से कदम उठाए हैं। मंत्रालयों की संख्या कम कर दी गई है ताकि काम तेजी से हो। पासपोर्ट और लाइसेंस जैसी जरूरी सेवाएं अब डाक से सीधे घर पर पहुंचाई जाएंगी। और एक डिजिटल ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि जनता खुद हर मंत्रालय के काम की निगरानी कर सके। यह है असली पारदर्शिता। लेकिन जैसा कि कहा जाता है,
बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस नई सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने एक ऐसा लक्ष्य रखा है जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है। मौजूदा $42 बिलियन की जीडीपी को अगले 5 सालों में दुगने से भी ज्यादा यानी $100 बिलियन तक पहुंचाना। तो वो इस नामुमकिन से लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे? उनका प्लान नेपाल को एक आईटी हब बनाने पर फोकस्ड है। $30 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट उद्योग खड़ा करना, डिजिटल नोमैड्स के लिए विशेष वीजा जारी करना और 5 लाख नई टेक्नोलॉजी बेस्ड नौकरियां पैदा करना, ये भविष्य का वो नेपाल है जिसकी वे कल्पना कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये नीतियां उन 35 लाख नेपालियों को घर वापस लाने के लिए काफी होंगी जो बेहतर मौकों के लिए विदेश चले गए हैं? क्या सरकार ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकती है? तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? 3 शब्द: जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्ता के बजाय सेवा की भावना। बालेन शाह की सरकार के शुरुआती कामों ने ये दिखाया है कि अगर इरादा नेक हो तो इन सिद्धांतों को हकीकत में बदला जा सकता है। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या हम यहाँ राजनीति के भविष्य की एक झलक देख रहे हैं, जहाँ युवा पीढ़ी पुराने जंग खाए सिस्टम को चुनौती दे रही है, या ये सिर्फ नेपाल के इतिहास का एक अनूठा और सुनहरा पल है? इसका जवाब तो खैर समय ही देगा।